अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होता है? व्हेन द डिसेंड ऑफ टेस्टिस इज अरेस्टेड समवेयर इन इट्स नॉर्मल पाथवे टू द स्क्रॉटम। जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटम तक आएंगे, यानी उनका डिसेंड नॉर्मली होता है, लेकिन जब टेस्टिस का ये डिसेंड फेल हो जाए, यानी स्क्रॉटल तक वो पहुंच ना पाए, स्क्रॉटम तक रिटेन्ड हो जाए किसी भी पॉइंट पे अलोंग द नॉर्मल पाथवे, पाथवे नॉर्मल पे आ रहे थे लेकिन किसी भी कारण की वजह से जब वो नॉर्मल पाथवे से नीचे स्क्रोटम की तरफ डिसेंड नहीं हो पाते, उसको आप बोलते हो अनडिसेंडेड टेस्टिस। अगर हम बात करें इसके कॉजेस की, तो इसके कॉजेस पहला हम बात करते हैं मस्कुलर हाइपोटोनिया हो अगर, यानी जो डिसेंड है टेस्टिस का डिपेंड अपॉन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शंस पर डिपेंड करता है कि डिसेंड कितने सही तरीके से होता है। लेकिन अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसमें है वो ज्यादातर देखने को मिलेगा जिन बच्चों की पुअर मस्कुलर टोन होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। दूसरा कारण हो सकता है गैबर्निकुलम डिसफंक्शन। गैबर्निकुलम है जो हमारा, वो क्या करता है, जो टेस्टिस है उनको गाइड करता है, उन यानी उनको एक जैसे रास्ता दिखाने वाला काम है ना, पाथ को बताने का काम करता है, जो गाइड करता है उनको टू द स्क्रॉटम। अगर गैबर्निकुलम डिसफंक्शन हो जाए तो यानी वो गाइड नहीं कर पाएगा, यानी टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाएंगे, तो गैबर्निकुलम डिसफंक्शन दूसरा कारण। तीसरा कारण एचसीजी जो होता है, यानी विच कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। ये जो एचसीजी है ये क्या करता है, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है टेस्टिस की, उनके डिसेंड में भी हेल्प करता है। अगर डेफिशिएंसी हो एचसीजी की तो मे बी अनडिसेंडेड टेस्टिस जो बच्चे हैं उनमें हो सकते हैं। दूसरा कारण फैमिलियर कॉजेज भी कुछ हो सकते हैं, या फिर एडेशंस अगर बन गए हो, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसकी शॉर्टनेस हो, ज्यादा शॉर्ट हो, तो ये कुछ कारण है जो अनडिसेंडेड टेस्टिस के हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, मेनली राइट साइड ज्यादा इन्वॉल्व होती है, यानी राइट टेस्टिस जो है वो मे बी डिसेंड ना हो, या फिर बायलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस 20% केसेस में मिल सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर है उस पेशेंट में नॉर्मल होंगे, बट कोई अदर जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है। टेस्टिस में भी इंट्राएब्डोमिनल होंगे या फिर जस्ट अबव द इंग्वाइनल रिंग होंगे, यानी अगर जब आप पाल्पेट करोगे स्क्रोटम पे तो वो जो आपको है पाल्पेट नहीं होंगे, तो ये भी जब आप जब एग्जामिनेशन करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं स्क्रोटम बिल्कुल एम्प्टी सा फील होगा। उसके अलावा रिट्रैक्टाइल टेस्टिस भी हो सकते हैं अनडिसेंडेड के, जो वो टाइप ही है ये। रिट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है, इन दिस कंडीशन द स्क्रॉटम इज वेल डेवलप्ड। इसमें स्क्रॉटम तो वेल डेवलप्ड है, जो टेस्टिस है वो पाल्पेबल होंगे एट द रूट ऑफ स्क्रॉटम। जो स्क्रॉटम की रूट है वहां पे टेस्टिस आपको पाल्पेबल हो रहे हैं, वो स्क्रॉटम में आ सकते हैं। रिट्रैक्टाइल है, यानी रिट्रैक्टाइल वाले जो होते हैं ये हार्मलेस हैं, स्पॉन्टेनियसली गेट करेक्टेड विद इन 1 to 2 years ऑफ एज विदाउट एनी ट्रीटमेंट। यानी जो रिट्रैक्टाइल टेस्टिस हैं उनको भी आप अनडिसेंडेड की कैटेगरी में ही डालते हो, लेकिन 1 से 2 साल पे वो अपने आप ठीक हो सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो उसको आप याद रख सकते हैं विद द ट्रिक TESTIS। टेस्टिस इसकी एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे अनडिसेंडेड टेस्टिस तो उसको आप कैसे याद रखेंगे, T फॉर ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा अगर हुआ तो पेशेंट को बहुत पेन होगा, ट्रॉमा प्रोड्यूसेस पेन, T से ट्रॉमा। ई का मतलब एपिडाइमो ऑर्काइटिस उसको होगा पेशेंट को, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है ये। एस का मतलब स्टेरिलिटी हो जाएगी, अगर जो वो अनडिसेंडेड टेस्टिस रहे तो स्टेरिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है टी का मतलब है हमारा टॉर्जन होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। आई का मतलब है इनडायरेक्ट हर्निया होगा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। एस का मतलब सेमिनोमा, यानी मेलिग्नेंसी उस पेशेंट को हो सकती है अगर अनडिसेंडेड जो है वो टेस्टिस होंगे। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस की कॉम्प्लिकेशन को आपने याद रखना है विद द निमोनिक TESTIS। टेस्टिस, ट्रॉमा, एपिडाइमोऑर्काइटिस, स्टेरिलिटी, टॉर्जन, इनडायरेक्ट हर्निया एंड सेमिनोमा। देन हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की।
ट्रीटमेंट क्या है, जो हार्मोनल थेरेपी पे पेशेंट को आप रख सकते हैं, यानी कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, मे बी उसकी डेफिशिएंसी से हुआ है, तो जो हार्मोनल थेरेपी पे रख सकते हैं। लेकिन ये हार्मोनल थेरेपी कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कोई मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसकी वजह से नहीं आ रहे, तब एचसीजी की ये थेरेपी कोई काम नहीं करेगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट ही मेन प्रोसीजर है, दैट इज ऑर्किडोपेक्सी करनी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है। तो ये भी ओपन मेथड से भी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो मेन ट्रीटमेंट इसका क्या है, ऑर्किडोपेक्सी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया अनडिसेंडेड टेस्टिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शुक्र अश्मरी। शुक्र अश्मरी आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने अश्मरी 4 प्रकार की बोली, वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज अश्मरी। जो हमारी वात पित्त कफ है, मेन सभी अश्मरी का जो अधिष्ठान है, जो मेन कॉजेटिव फैक्टर है, उसको कफ को बोला गया, आचार्य सुश्रुत ने कफ को बोला, लेकिन शुक्र अश्मरी का जो कारण है वो शुक्र होता है, ठीक है। इसके निदान क्या है, शुक्र अश्मरी के यानी सेमाइनल कैलकुलस है जो, उसके निदान क्या है, मैथुन के अभिघात से, यानी कोई ज्यादा मैथुन करता है, अति मैथुन से जो प्रचलित हुआ शुक्र है, अपनी जगह से जो है वो मूव किया हुआ जो शुक्र बोला गया, वो अपने मार्ग से न जाते हुए विमार्गामी हो जाते हैं, यानी अपने नॉर्मल रूट से वो जो सीमन है वो नहीं आता, कहीं और जाएगा, और वायु उसको क्या करेगी, जो वंक्षण होते हैं और शीशन होता है, टेस्टीज हैं और जो पेनिस है, उनके बीच में स्थिर कर देगी और उसको सुखा देगी, उसका शोषण करके अश्मरी को उत्पन्न कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मूत्र मार्ग है उसमें अवरोध होगा, मूत्र कृच्छता पेशेंट को होगी, डिस्यूरिया होगा, मीन्स बस्ती प्रदेश में वेदना होगी, वृषण में शोफ होगा, यानी टेस्टिकुलर स्वेलिंग की बात की गई है, तो स्वेलिंग होगी, डिस्यूरिया होगा पेशेंट को, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकती है। ये बताएगा शुक्र अश्मरी के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें चिकित्सा की, तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला कि जो मूत्र मार्ग है उसका पीड़न करना है, तो अश्मरी अपने आप ही विलीन हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है अपने आप ही। योग रत्नाकर ने बोला कि शिलाजतु, मधु और घृत मिलाकर पेशेंट को पान कराना चाहिए। भाव प्रकाश ने बोला कि सामान्य अश्मरी के समान इसका ट्रीटमेंट करें। मॉडर्न में इट कैन बी कोरिलेटेड विद सेमाइनल कैलकुलस। सेमाइनल वेसिकल कैलकुलाई आर अनकॉमन एंड पेशेंट यूजुअली बिटवीन द एज 30 to 45। वैसे तो अनकॉमन है, लेकिन पेशेंट अगर कोई मिला तो 30 से 45 ईयर ऑफ एज का ही मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा ऑफ पासिंग स्टोन और ग्रिट ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन उसको होता है तो कुछ स्टोन टाइप का उसको पास होता है, ऐसा आपको हिस्ट्री देगा पेशेंट। और पेन भी होता है उसको, या हिमेटोस्पर्मिया, यानी जो सीमन है उसमें ब्लड हो सकता है, तो हिमेटोस्पर्मिया या फिर पेन है, इसकी हिस्ट्री देगा आफ्टर इजैकुलेशन। अगर आप जो है वो रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो ओकेजनली ये जो स्टोन है मे बी पाल्पेट हो सके। इन्वेस्टिगेशन में सीमन एनालिसिस करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे पेशेंट का, ट्रांस रेक्टल यूएसजी करा सकते हैं, एमआरआई कराएंगे या फिर सेमाइनल वेस्कुलोग्राफी। इन इन्वेस्टिगेशन से हम अपना मेन डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, यानी उसको एग्जैक्ट डिजीज क्या है, तो सेमाइनल कैलकुलस के लिए ये इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो अगर मल्टीपल है और लार्ज स्टोन है तो वेस्क्यूलेक्टमी करते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट या लेप्रोस्कोपी जो है उससे ट्रीट इसको किया जाता है। तो शुक्र अश्मरी को हम मॉडर्न में जो है वो सेमाइनल कैलकुलस से कोरिलेट कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।